Hello everyone, myself Nishant Kumar Karn and I am a second year undergrad student from National Institute of Technology, Agartala. This is the 10th lecture of the topic that we are dealing with, that is electrostatics. So let's get started. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये हमारा 10वां लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी यूजिंग गॉशेस थ्योरम। इससे पहले भी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का यू नो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे पहले भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, लेकिन वो मेथड थोड़ा अलग था। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे। लेकिन आज का जो हमारा अप्रोच होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी यूजिंग गॉशेस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम इस्तेमाल करके गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है या आज के लेक्चर में एक तरह से, तो आपको समझ में आएगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और आगे चल के भी एक चार्ज सिलेंडर की वजह से, चार्ज स्फीयर की वजह से किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये सब का सब हमारा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हम लोग निकालेंगे यूजिंग गॉसेस थ्योरम। और जेई एडवांस 2015 का एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो फॉर्मूला था पिछली बार जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, तो ये दोनों फॉर्मूले हमें मिले थे। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ये था के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और ई पैरेलल वॉज के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी है तो जो ई पैरेलल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी मतलब इस तरफ हमारा, इस तरफ भी इन्फिनिटी, ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है रॉड, और नीचे की तरफ भी हमारा जो रॉड है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है। तो उस हिसाब से थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू 90 डिग्रीज हो जाएगी। और अगर 90 डिग्रीज होती है तो ये दोनों टर्म्स हमारे ज़ीरो हो जाएंगे, यानी कि जो ई पैरेलल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और उसी तरह से अगर ई परपेंडिकुलर में भी हम लोग थीटा वन और थीटा टू की वैल्यूज़ को 90 डिग्री पुट कर दे तो जो ई परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है। ये तो फॉर्मूला वाला अप्रोच था। अब गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग इन दोनों फॉर्मूला इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है। अब ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डेंसिटी है। ठीक है। अब गॉस लॉ का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस चार्ज डेंसिटी को एक गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। कभी भी याद रखिए, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ, तो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड एक गॉसियन सरफेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक थ्री डायमेंशनल सरफेस जो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिमिट्रिकली एनक्लोज कर सके। ठीक है। सिमिट्रिकली एनक्लोज कर सके, एक ऐसा थ्री डायमेंशनल सरफेस जो कि हमारे गिवन ऑब्जेक्ट को सिमिट्रिकली एनक्लोज कर सके। ठीक है। द गॉसियन सरफेस फॉर दिस चार्ज डेंसिटी दैट कैन सिमिट्रिकली एनक्लोज दिस चार्ज डेंसिटी इज अ सिलेंडर। ठीक है। अब इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए जो हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो गॉसियन सरफेस क्या होगा? सिलेंडर। ठीक है। देख लेते हैं कैसे होगा। कुछ इस तरह से ये सिलेंडर हमारा इस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डेंसिटी को एनक्लोज कर रहा होगा। ठीक है। एल लेंथ का हम लोग यहाँ पे सिलेंडर कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि लैम्डा जो है वो हमारा चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है इस पर्टिकुलर रॉड का वो लैम्डा है। ठीक है। नाउ फॉर द टॉप एंड द बॉटम सरफेस, सिलेंडर के टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के लिए अगर हम लोग एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखें तो वो 90 डिग्री होगा।
क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ ऐसे निकलेगा और इस रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में निकल रही होगी। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का होता है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो, क्योंकि फ्लक्स जो है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो दोनों टॉप और बॉटम सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो। ठीक है, यानी कि जो फाई टोटल होने वाला है, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, समझ में आया? जो कर्व्ड सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स है वही हमारा पूरे सिलेंडर के लिए भी टोटल फ्लक्स होगा, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस की वजह से तो कोई फ्लक्स आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फाई डी फाई ऑफ कर्व्ड सरफेस को हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डी ए ऑफ कर्व्ड सरफेस, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ई हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ई हमारा निकल जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग डी ए ऑफ कर्व्ड सरफेस का। अब अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का देखें तो वो क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। 2 पाई आर इंटू एच हाइट, हाइट यहाँ पे एल के बराबर है। एल हाइट का हम लोगों ने सिलेंडर लिया है तो 2 पाई आर एल इंटू ई हो गया हमारा टोटल फ्लक्स। ठीक है, अब गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हमें अगर टोटल फ्लक्स निकालना हुआ थ्रू द सिलेंडर तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस हमें टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर इंटू एल। अब अगर यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो जो E का वैल्यू आएगा दैट विल बी 2k लैम्डा बाई आर। आर हमारा क्या है? सिलेंडर का रेडियस है, या फिर कह लीजिए आर हमारा वो डिस्टेंस है जितने दूर हमें लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, और लैम्डा यहाँ पे क्या है? लैम्डा हमारा Q इनसाइड बाई एल है। ठीक है, Q इनसाइड बाई एल हमारा चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, तो वो लैम्डा आ जाएगा और K के जगह पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे K को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे सिंपली। समझ में आया? तो इसी तरह से हमारा ये फॉर्मूला गॉस लॉ के थ्रू डिराइव हो जाता है। समझ में आया? अब जरा अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें, E वर्सेस R का अगर ग्राफ देखें, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एक इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करती है वो अगर हम लोग देखना चाहे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी और यहाँ पे ये थोड़ा सा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बन रहा है, क्योंकि आप लोग अगर देख सकते हैं जो प्रोपोर्शनैलिटी है E जो है वो 1/r के प्रोपोर्शनल है, और अगर y इक्वल टू 1/x का हम लोग कर्व बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनता है, तो ये हमारा कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे उस प्यारे से क्वेश्चन में जो जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ था। पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूं एक बार, क्या बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। An infinitely long uniform line charge distribution of charge per unit length lambda lies parallel to the y-axis in the yz plane at z equal to √3a/2। हमें यहाँ पर क्या बोला गया है? एक लाइन चार्ज दिया गया है जो yz प्लेन पर लाई करता है और y एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है दैट इज √3a/2। ठीक है, अब क्या बोला गया है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD lying in the XY plane with its center at the origin is इतना, then find the value of n। मतलब कि इस लाइन चार्ज की वजह से इस रेक्टेंगुलर सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आ रहा है दैट इज
लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये जो ए बी सी डी है इसका सेंटर हमारे ओरिजिन पर है और ये एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग इस लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार का एक सिलेंडर बनेगा वो। ऑब्वियसली लाइन चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस है दैट इज गोइंग टू बी अ सिलेंडर। अब इस पूरे सिलेंडर के थ्रू अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो वो क्या होगा? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड क्या होगा? लैम्डा दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड विद द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, एल के साथ हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये भले ही इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो लेकिन इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो तो एल के बराबर है। ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर टोटल कितना चार्ज रहेगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज मल्टीप्लाइड विद द टोटल लेंथ ऑफ द लीनियर रॉड इनसाइड द सिलेंडर। समझ में आया? पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है उसको अगर हम लोग सिलेंडर के अंदर लाइन चार्ज का कितना लेंथ आ रहा है उसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा इनसाइड द सिलेंडर। सो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है तो एक बार आप पीछे करके फिर से ध्यान से सुन सकते हैं। समझ में आया? अब अगर ये वाला जो व्यू है सिलेंडर का उसको हम लोग देखें, फ्रंट व्यू अगर देखें हम लोग इस पूरे सेटअप का, तो ये हमारा लाइन चार्ज बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा, ये हमारा सिलेंडर होगा और ये हमारा रेक्टेंगुलर शीट होगा। ठीक है, अब इस लाइन चार्ज से अगर हम लोग रेक्टेंगुलर शीट के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दे, ये पूरा एंगल अगर हम लोग थीटा मान ले और ये डिस्टेंस हमारा √3a/2 है। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है थीटा को निकालना। ठीक है, थीटा को निकाल के हम लोग इस आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। tan θ/2 अगर हम लोग देखें तो वो 1/√3 आएगा। क्यों आएगा वो भी देख लेते हैं। ये पूरा डिस्टेंस हमारा a है तो इसका हाफ करेंगे तो a/2 हो जाएगा। ये हमारा जो हाइट है दैट इज √3a/2। ये पूरा एंगल अगर थीटा है तो हाफ एंगल θ/2 होगा, तो tan θ/2 क्या हो जाएगा? a/2 डिवाइडेड बाय √3a/2। ठीक है, तो उस हिसाब से जो tan θ/2 आएगा हमारा वो 1/√3 आएगा, यानी θ/2 हमारा 30 डिग्री है, यानी थीटा हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये वाला एंगल था, ये पूरा जो एंगल है वो 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। पूरे सिलेंडर के थ्रू जो टोटल फ्लक्स था वो लैम्डा L/ε0 आ रहा था, यानी कि 360 डिग्री के लिए जो हमारा फ्लक्स आ रहा था दैट वाज लैम्डा L/ε0। तो 60 डिग्री के लिए कितना फ्लक्स होगा वो अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो रेक्टेंगुलर सरफेस के थ्रू फ्लक्स नहीं आ जाएगा। ध्यान से समझिए, सिलेंडर के लिए, पूरे सिलेंडर के लिए अगर हम लोग फ्लक्स निकालते हैं तो वो 360 डिग्री के लिए फ्लक्स होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग सिर्फ 60 डिग्री के लिए फ्लक्स निकालते हैं तो दैट विल बी द फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस। समझ में आया? तो नाउ द फ्लक्स फॉर द टोटल सिलेंडर दैट इज फॉर 360 डिग्रीज वाज लैम्डा L/ε0। तो अगर 60 डिग्रीज के लिए हमें फ्लक्स निकालना है तो लैम्डा L/ε0 इंटू 60/360 करेंगे तो लैम्डा L/6ε0 आंसर आएगा, यानी कि जो हमारे n की वैल्यू है दैट इज 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन था तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कुछ भी डाउट है एक बार फिर आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो हमारे अगले लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर्स।
इस टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे और फिर जेई के पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हुआ है आप लेक्चर को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।